Dear young talents of NRI Group of Institutes, I warmly welcome you all in our Campus to Career Talk series. In this talk series, we will discuss everything you need to know about campus training and placement. Placement drives are golden opportunities that every college student eagerly awaits. To help you with this career goal, today we have invited Mr. Gaurav Tiwari. Mr. Gaurav Tiwari, a multifaceted individual with a diverse range of talents and achievements. वेलकम गौरव तिवारी। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका एनआरआई ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज का जो ये सेशन है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट 100% कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर सकें, या आप कहें कि कैसी वो तैयारी करें जिससे वो प्लेसमेंट ड्राइव को क्रैक कर सकें। बिल्कुल। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज मैं आपको काफ़ी सारे कैंपस प्लेसमेंट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर प्लेस हो पाएंगे। तो मैम आप कंटिन्यू करिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, और मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में प्रॉपर्ली आपको दे पाऊँ। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली ये टर्म ही समझ में नहीं आता कि कैंपस प्लेसमेंट क्या है। तो कैंपस प्लेसमेंट क्या है? सिंपली कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी को जब एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो अब एम्प्लॉयज की जरूरत है तो कंपनी क्या करे, एक हायरिंग प्रोसेस होती है उसके लिए हो सकता है कंपनी न्यूज़पेपर में ऐड दे, हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर ऐड दे, अपनी कंपनी की वेबसाइट पर ऐड दे। तो मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को हायर करना। तो ये जो हायरिंग प्रोसेस होती है, इसी को हम कैंपस प्लेसमेंट्स बोलते हैं। जनरली कॉलेज के अंदर आपकी कंपनीज आती हैं, या फिर कभी कभी नेशनल लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे टीसीएस के अपना एग्जाम होता है, इन्फोसिस का अपना एग्जाम होता है, उसके हेल्प से ये स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कैंपस प्लेसमेंट्स बोलते हैं। जब कोई भी कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उसमें सबसे पहला राउंड जो रहता है वो होता है रिटन टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर आपका एक नॉर्मल से टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, कई बार इंग्लिश भी पूछा जाता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो हमने बचपन से चीजें पढ़ी हैं, टेंस, पैसिव वॉइस वगैरह, वो सब चीजें होती हैं। इसके अलावा कभी कभी सूडो कोड्स भी उसमें आ जाते हैं, या फिर बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये पहला एक रिटन टेस्ट होता है। इस टेस्ट को जो बच्चे क्लियर करते हैं, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टीआर राउंड, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। कई कंपनीज में एक टीआर राउंड होता है, कई कंपनीज में 2 टीआर राउंड होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इन दोनों टीआर राउंड को क्लियर कर लेते हैं, उनका एक फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू में एचआर आपसे बेसिक डिस्कशन करता है कि आप कहाँ से हैं, आप रिलोकेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप नाइट शिफ्ट्स में काम करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो बेसिक एक डिस्कशन होता है, और अगर वो डिस्कशन सही रहता है तो उसके बाद कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है, जिस ऑफर लेटर के थ्रू आप कंपनी में प्लेस माने जाते हैं। आपका एक ज्वाइनिंग डेट आती है, उस ज्वाइनिंग डेट में आप उस कंपनी में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और फिर इस तरीके से आपकी जॉब लग जाती है और आप अपना काम करने लगते हैं। ठीक, आई गेस अब स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो वो कौन कौन से स्टेप होंगे उस पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस में। जैसे कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं। तो बेसिकली इन दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है, और इनकी हायरिंग की क्या प्रोसेस होती है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या डिफरेंस है। कई सारे स्टूडेंट सुनते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड होना है, कई सारे सोचते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये किस टाइप की कंपनीज हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का अपना एक वेबसाइट है, अपना एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर उनके लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस प्रोडक्ट के ऊपर लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट पे अब कई सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, कई सारे कस्टमर अकाउंट बना रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वेबसाइट को पूरा मेंटेन करना, उसका प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उनका खुद का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जब भी आपका कोई अपना प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, जैसे ओला अपना एक प्रोडक्ट है, गूगल अपने आप में एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, इनके अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो प्रोडक्ट वाली कंपनीज होती हैं जिनके पास अपना प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कोडिंग, ये सारी चीजें कराती हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कहते हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है,
इसके बाद SAP है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, Amazon है, सारी जी। बिल्कुल। अब दूसरे टाइप की कंपनीज होती है हमारे पास, सर्विस बेस्ड कंपनीज। जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, सर्विस बेस्ड मतलब इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट तो नहीं होता, पर ये लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं अदर कंपनीज को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है यूरोप के अंदर। अब यूरोप में अगर मैं अपने काम को करने के लिए लोगों को हायर करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में जो मिनिमम वेज है वो काफी ज्यादा है। तो उसके लिए कंपनीज क्या करती है बाहर की, कि वो इंडियन कंपनीज को जनरली बोलती है कि ठीक है हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को बनवाइए अपने लोगों से। तो अब इंडिया की कोई कंपनी उस प्रोजेक्ट को करेगी, जैसे लेट्स से TCS ने वो प्रोजेक्ट लिया बाहर की किसी कंपनी से, तो TCS सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है बाहर की कंपनीज को। TCS का वो अपना प्रोडक्ट नहीं है, TCS सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रही है। इसलिए TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सारी जो है ये सर्विस बेस्ड कंपनीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सर्विसेज दे रही है दूसरी कंपनीज को। एग्जैक्टली। और इनके हायरिंग या बेनिफिट्स अगर कुछ है तो वो भी आप स्टूडेंट्स को बताएं। बिल्कुल, देखिए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिशियल होगी एक स्टूडेंट के लिए एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। उसका पहला रीजन ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज ये है कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड दिया जाता है कि आप चीजों के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि वो उनका खुद का प्रोडक्ट है। तो अगर उस प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई इनोवेशन लाना है तो उसके लिए काफी ओपन होती कंपनी। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे गूगल में अगर हम बात करें तो कंपनी ऑफिसेज बहुत अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, छुट्टी मिलती है और आपको कई सारे तरीके की बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपका पैकेज भी थोड़ा सा कम होता है, साथ ही साथ थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं, लॉन्गर आवर्स तक आपको काम करना पड़ता है। हायरिंग की बात करूं तो सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दोनों की हायरिंग लगभग सेम पैटर्न पे होती है। अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं जैसे TCS या इन्फोसिस, तो उसका आपको एक टेस्ट होगा, वो आपको क्रैक करना होगा। जैसे TCS का हो सकता है वो कोडावीटा हो या नेशनल क्वालिफायर टेस्ट हो, या कभी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही तो वो टेस्ट आपको क्रैक करना पड़ेगा और फिर वही टेक्निकल और HR राउंड के बाद आप उस कंपनी में प्लेस होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप की कंपनीज की, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स निकालते हैं, अपने वेबसाइट पे वो बताते हैं कि हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहा है, तो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अगर आपकी इंटर्नशिप बहुत अच्छी रहती है, उसके लिए आप चुने जाते हैं, तो फिर वो आपको हायरिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। कई जो बड़ी कंपनीज होती है वो डायरेक्टली हायरिंग तो नहीं देती है, पर इंटर्नशिप के थ्रू दे देती है छोटे कॉलेजेस के अंदर। ग्रेट। मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनकी हायरिंग प्रोसेस क्या होती है। आजकल कुछ वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो है कि कॉर्पोरेट रेडी बनना है, इंडस्ट्री रेडी बनना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो ये सब क्या होती हैं? आप कैसे स्टूडेंट को जो कि बिल्कुल सिर्फ स्कूल जो कॉलेज का करिकुलम ही पढ़ रहे हैं उनको आप कॉर्पोरेट रेडी, इंडस्ट्री रेडी कैसे बना सकते हैं? तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी खुद की कंपनी है और आप सोच रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को हायर करें, लेट्स से आप उसको 30,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप अपनी जेब से तो पे करेंगे नहीं इसको। जब वो आपको 50-60,000 रुपीज का काम करके देगा तब आप उसको 30,000 देंगे। तो आज के समय कंपनी भी किसी भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना नहीं चाहती। कंपनी चाहती है कि जो व्यक्ति हो वो फर्स्ट डे से आके ही उसको काम दे पाए कंपनी को। अगर मैं एक व्यक्ति को लूंगा, उसको 3 महीने ट्रेन करूंगा, तो कंपनी को ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च करना होगा, साथ ही साथ उस स्टूडेंट को भी पैसा देना होगा, जो कि आज की कंपनीज अवॉइड कर रही है। तो कंपनी ये चाहती है कि आप इंडस्ट्री रेडी हो, कि जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो उसको आप रेडीमेड सीख के आए और डे 1 से काम कर पाए। अब इन चीजों को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। जैसे हो सकता है कि आज से 10 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी चलती हो, हम आज भी अगर उसी टेक्नोलॉजी पर लगे हुए तो ऑब्वियस बात है वो हमें बेनिफिट नहीं करेगी। आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का, इन सब चीजों की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आप जो बेसिक फंडामेंटल से पहले आप उनको क्लियर करें। जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं उन्हें आप सीखें। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अच्छे से सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, उनको लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा सीखने से उनका प्लेसमेंट होगा, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने से प्लेसमेंट नहीं होते। आपको लॉजिक सीखने होते हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में उतार सकते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स जो भी आपके करिकुलम में आप करना चाह रहे हैं, अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं तो MBA में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस में चाह रहे हैं तो फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, डेटाबेस वगैरह सब्जेक्ट्स, जो भी आपके करिकुलम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आप उनको कवर अप करिए।
साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जॉब 99% हो ही जाएगा। रीजन क्या है? आज कंपनी को चाहिए वो लोग जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, उनके क्लाइंट को कन्विंस कर पाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं और वो कंपनी को बेनिफिट देंगे लॉन्ग टर्म में। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप कितनी भी चीजें सीख लें, अगर आप अपने वर्ड्स में उसको उतार के समझा नहीं सकते किसी को तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आई गेस इस जवाब के बाद, इस आंसर के बाद स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आप किस तरह से कॉर्पोरेट रेडी या इंडस्ट्री रेडी बन सकते हैं। और हाँ, कम्युनिकेशन कितना स्किल कितना इम्पोर्टेंट है ये भी अब आप समझ गए होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो हमेशा हर स्टूडेंट सोचते हैं कि कंपनी एक्चुअली चाहती क्या है फ्रेशर से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उन्हें तो पता है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए फिट होते हैं, लेकिन जो फ्रेशर है उससे कंपनी क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि एक्चुअली ये कंपनी आ रही है तो ये मुझसे चाहती क्या है, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ। तो कंपनी आपसे चाहती है कि आप गीली मिट्टी की तरह हो। गीली मिट्टी, वेट क्ले। गीली मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि जो भी व्यक्ति जिसको हम हायर कर रहे हैं उसको बेसिक चीजों की नॉलेज हो, उसको फंडामेंटल्स उसके क्लियर हो, जिस चीज के लिए हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो चीज उसको आती हो और वो फ्लेक्सिबल हो। कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि वो अगर एक टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं या एक चीज सीख लेते हैं तो वो उस पर स्टिक हो जाते हैं। उनका होता है कि हम इसी चीज पे काम करना चाहते हैं लाइफ टाइम। लेकिन लाइफ टाइम तो वो टेक्नोलॉजी भी वहां पे नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। जैसे आज से 5 साल 10 साल पहले स्क्रीन टच मोबाइल नहीं चलते थे, स्क्रीन टच मोबाइल आए तो ये चीजें बिल्कुल एकदम से बदल गई। तो ऐसे ही आज जमाना एआई और एमएल की तरफ बदल रहा है। तो जैसी जैसी नई चीजें आती हैं आपको उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। यू शुड बी अडेप्टिव पर्सन। तो कंपनी आपसे ये चाहती है कि आप फ्लेक्सिबल रहें, आपको बेसिक नॉलेज हो, आपको फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर हो और आप कंपनी में टिक के काम कर पाओ। ऐसा नहीं कि वो आपको रखें आप 6 महीने में छोड़ दो कंपनी। इसीलिए आपसे एक बॉन्ड भी साइन कराती है जिसको भरने के लिए आप रेडी होना चाहिए। ग्रेट। मेरे ख्याल से जो गौरव जी ने कहा वो ये कहना चाह रहे हैं कि री इन्वेंट करने का टाइम आ गया है, री लर्निंग का टाइम आ गया है, कुछ अनलर्न करने का भी टाइम आ गया है। तो अपने आप को आप जितना अपडेट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी जरूरी है? देखिए, वैसे तो हम स्कूल लाइफ से ही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करते आए हैं। कभी हम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, कभी सिंगिंग में करते थे। तो अब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कंपनी के लिए जरूरी है? कंपनी क्यों चाहती है कि आपने ये एक्टिविटीज भी करी हो? रीजन क्या है कि एक स्टूडेंट टेक्निकली तो बहुत साउंड है, उसको टेक्निकल चीजें मालूम है, लेकिन हर चीज टेक्निकल नहीं होती। कंपनी में जाने के बाद आपको कंपनी का वर्क कल्चर भी समझना होता है, आपको अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं भोपाल से हूँ, हो सकता है कि मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, वहां पे कर्नाटक के अंदर कर्नाटक वाला मेरा फ्रेंड मिल जाए मुझे। ऐसे लोगों से बात करना पड़े जो मेरी भाषा ही नहीं समझते, तो मुझे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, मुझे अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, मुझे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी टीम में भी ऐसे कई सारे लोग हो जिनसे मुझे इंटरेक्ट करना पड़े और मैं नहीं जानता उनकी भाषा और वो भी मेरी भाषा नहीं जानते। तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होता है कि जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या आप किसी इवेंट के पार्ट होते हैं या वॉलंटियर होते हैं, तो वहां पे आप लीडरशिप स्किल सीखते हैं, आप टीम को मैनेज करना सीखते हैं। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कोई बैक ऑफ कर जाएगा, कभी आपको फंड्स की इश्यू हो जाएगी, कभी आपको एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो वो चीज आपको ऑन द स्पॉट उस चीज के लिए प्रिपेयर करती है। लाइफ में एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें एक्स्ट्रा को करिकुलर होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको हो कि आप टीम को मैनेज कर पाए, अलग अलग लोगों को साथ में लाके अपना काम निकलवा पाए और कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे पाए। इसलिए ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये जो जवाब है कहीं ना कहीं उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो बचते हैं कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ हैं आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें आपने बताई हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये प्लेसमेंट सीज़न हमारा स्टार्ट हो गया है और इससे पहले कि हमारी जो कैंपस जो ड्राइव है स्टार्ट हो, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने जो चीज़ें बताई हैं ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप अपने बिजी स्केड्यूल के अलावा यहाँ पर आए और हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम, और ये मेरे भी लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे आके बच्चों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला और आपके साथ भी इंटरेक्शन लेने की। Thank you so थैंक यू सो much. मच।